वेलकम टू द कबड्डी शो। एंड जैसे आपने देखा है कि आपके रूबरू हर बार हम कोई ना कोई उस हीरे को, उस नगीना को, वो अंग संग हीरो को लेके आते हैं जिनका आपको नहीं पता, लेकिन उनके जो काम है वो आप लोगों को नहीं पता। तो कबड्डी में हमेशा ज़्यादातर जो लोग जानते हैं उन सितारों को ही जानते हैं जिन सितारों को तराशने वाले कभी सामने नहीं आते, बिहाइंड की कर्टन जैसे रहते हैं। तो आज जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका नाम है हीरानंद कटारिया जी, और वो जयपुर से हैं। वो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और कोच। आज उनको पूछते हैं उनकी जवानी कि वो कबड्डी के साथ कैसे जुड़े और उनकी जो कबड्डी की जीवन यात्रा है कैसे शुरू हुई। हीरानंद जी नमस्कार। नमस्कार, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। नमस्कार। बहुत पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। आप बहुत बिजी रहते हो, आपके लिए कितने दिन से मैं चेस कर रहा था, तो काफ़ी भागदौड़ है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए हीरानंद जी कि आप कबड्डी के साथ कैसे जुड़े और कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ, प्लीज़। जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मेरा कबड्डी से जुड़ना एक महज इत्तेफाक था। और मैं मीनावाला स्कूल में पढ़ता था। ये 1982 के बाद सर नई दिल्ली के अंदर एशियन गेम चल रहे थे। एशियन गेम के अंदर एथलेटिक चैंपियनशिप हो रही थी, एथलेटिक के इवेंट हो रहे थे। उसमें हमारे राजस्थान के जयपुर के गोपाल सैनी जी दौड़ रहे थे। तो वो सिल्वर गोल्ड मेडल से चूक गए। तो हमारा जो क्लास टीचर था वो पहले स्कूल के अंदर टीवी दिखाते, सब मैच आते थे तो दिखाते थे पहले। जी। तो वो बोले कि गोपाल गोल्ड मेडल से चूक गया, स्वर्ण पदक से चूक गया। तो मेरे एकदम से मैंने पूछा कि स्वर्ण पदक क्या होता है, पहली बार सुना। जी। तो मैंने मेरे आसपास एक स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा सर क्या कह रहे हैं कि गोल्ड मेडल क्या होता है। कि गोल्ड मेडल ये होता है कि दूसरे स्थान पर फर्स्ट पे आते थे उनको गोल्ड मेडल मिलता। जी। अच्छा। मैंने फिर उसी दिन हमारे बाल सभा हुआ करती थी, पहले शनिवार को। जी। तो मेरे को, मैं शर्मिला था बहुत, और पीछे बैठता सबसे, और पढ़ाई में मैं बहुत इंटेलिजेंट था। तो मेरे को मैडम ने, कुसुमदेव बहन जी थी हमारे, उसने मेरे को बाल सभा का अध्यक्ष बना दिया। तो फिर बाद में मेरे को दोस्त वोस्त बोलने के लिए कहा। अब मैं पहली बार कोई जब इतना स्टेज पे जाए और बच्चों के सामने बोले, अपने स्टूडेंट के सामने बोले, अपने गुरुजनों के सामने बोले, तो एकदम से टांगे कांपती है। जी सर, हाँ, मेरे पैर के आगे मैंने जो भी दो शब्द मेरे दिमाग में है मैंने बोले। तो मैडम जो ही हम क्लास में पूछे, तो मैडम मेरे को गुस्से के अंदर आके मेरे को बोली कि तू केवल किताबी कीड़ा ही रहेगा। तो मेरे दिमाग से एकदम से, मैं तो समझा नहीं किताबी कीड़ा। मैंने मेरे जो सहपाठी थे उनसे पूछा, मुझको मैडम ने क्या कहा। तो उनको भी नहीं पता था, वो भी समझ में नहीं आई उनके। मैं घर चला गया, रात को मेरे को नींद नहीं आई। सुबह में फिर आकर एक दो से चर्चा करी। फिर हमारा एक टीचर था, मैंने उससे पूछा कि मैडम ने मेरे को कल किताबी कीड़ा, कि किताबी कीड़ा तेरे को इसलिए कहा कि तू और एक्टिविटीज में भाग नहीं लेता है, कल तेरे को भोपाल सभा का अध्यक्ष बनाया तो उसमें तो कुछ बोला नहीं, तो इसलिए तेरे को किताबी कीड़ा है, तो दूसरे गेम्स में इसमें भाग नहीं लेता। तो मैंने सर उसी दिन ये पढ़ लिया कि मुझे खेल में जाना है, और मुझे हिंदुस्तान के लिए गोल्ड मेडल जो गोपाल सैनी जी चुके, वो गोल्ड मेडल मुझे जीतना है, देखना उसको गोल्ड मेडल कैसा होता है। तो मैंने 1982 से ही स्कूल से ही मेरे गेम की मैंने ट्रेनिंग शुरू की। फिर स्कूल से फिर मैं कातीपुरा स्कूल में गया। हम वहाँ लगातार 3 साल बिजी रहे। मैं डिस्ट्रिक्ट में सिलेक्शन हुआ, फिर मेरा स्टेट में हुआ। मैं स्टेट खेलने गया नहीं। फिर मैं सुबोध कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ पे हम 3 साल तक लगातार विनर रहे, और मेरे जो कजन थे उनको लेकर मैंने एक टीम बनाई वहाँ पे, और हम लगातार 3 साल विनर रहे। फिर मेरा राजस्थान विश्वविद्यालय में जी। 88 में सिलेक्शन हुआ राजस्थान विश्वविद्यालय में। जी। और खास बात ये बताना चाहूंगा कि मेरे पास इतनी स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी, जैसे कि गिरिराज उस दिन बताया, तो उनके पास तो बहुत तगड़ी टीम थी। जी। और मेरे पास तो खाली मैं चुन के ऐसे, मेरे जो सहपाठी थे वो बहुत कमजोर थे, लेकिन मैं उनको लेके चलता था। और मैं अकेला ओफेंस डिफेंस दोनों करता था। मैं लेफ्ट कॉर्नर खेलता था। मेरा एंकल होल्ड आप देखते तो जो आज के जो प्रो में आ रहे हैं तो कुछ ही नहीं है। जो मेरा एंकल होल्ड आज तो सीधे मैं एंकल को पीछे लेके जाता था, तो दोबारा रेडर कांपता था आने के लिए।
फिर मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में से लगातार 5 बार प्रतिनिधित्व किया मैंने, और राजस्थान विश्वविद्यालय कैप्टन रहा। और फिर मैं राजस्थान सीनियर टीम में आया। मुझे काफी अर्से बाद में सीनियर टीम में 91 के अंदर मेरी एंट्री हुई। फिर वेलूर के अंदर जो नेशनल था उसके अंदर मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, जो 95 जो शेफ गेम्स चेन्नई के अंदर मद्रास में हुए थे जी। उनसे मेरा 36 खिलाड़ियों के अंदर चयन हुआ। फिर बेंगलोर के अंदर कैंप लगा था, तो वहां पे हम 3 महीने वहाँ रहे, और चेन्नई में टूर्नामेंट होना था। तो मैं रोज ये देखना था कि राजस्थान से मैं ओनली एक प्लेयर था, तो मैं सोचता था कि मैं राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ जी। और मुझे इसमें पूरा जोर लगाना है, मुझे इसमें सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ी। जी। तो मैं रात को मंथन करता था जब वो कि कौन खिलाड़ी किस तरफ आता है, क्या करता है। तो सारी उनकी मैं प्लानिंग मेरे दिमाग में सेट कर ली थी, मैंने कि कैच करनी है उन खिलाड़ियों की। तो हम 36 खिलाड़ी थे, उनमें से मैं 24 खिलाड़ियों में तो ऐसे कि मैं इनको कैच कर लूंगा ही थी। तो लास्ट सिलेक्शन ट्रायल हुई, उसमें आपके AKFI के अध्यक्ष जनार्दन सिंह जी गहलोत साहब के नेतृत्व में शांताराम जादव साहब, मोनिका नाथ, और ये और 2 और थे उनके साथ, ये 5 जी। मेंबर टीम थी। और मैंने सर आपके यदि वो वीडियो मिल जाए तो आप देखना, मैंने इतनी शानदार ट्रायल दी वो कि जो उससे पहले हिरोशिमा जो एशियन गेम्स के जो खिलाड़ी थे, राजा रत्नम का नाम सुना होगा आपने, गणेशन था, मुनि वेंकटप्पा था, कर्नाटक के तगड़े खिलाड़ी थे, ये मेरे कारण ही सिलेक्शन कटा इनका। नहीं, मैंने इनके लगातार में 24 कैच मारी कंटिन्यू, ये रेड कर रहे थे तो हम डिफेंस कर रहे थे, तो मैंने कंटिन्यू 24 कैच मारी। वाह। वो सारे सारे खिलाड़ी ऐसे हो गए कि यार ये कटारिया ने क्या कर दिया कि प्लेयर तेरा सिलेक्शन हो गया। शाम को फिर ट्रायल हुई, शाम को भी मैंने वैसे ही मैच खेला, और फिर मेरा टीम इंडियन टीम के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। वो मेरे लिए एक स्वर्णिम दिन था कि मुझे अब लगा कि मैं वो गोल्ड मेडल के नजदीक पहुंच जाऊंगा। फिर चेन्नई के अंदर जो सेफ गेम हुए 95 के अंदर, उसी वर्ष फिर मैंने हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल मिला। और वो आप वो भी वीडियो देखना, मेरा जो श्रीलंका वाला जो बांग्लादेश वाला मैच था उसमें मैंने जो अंकल होल्ड किए, वो मेरे को भी मना किया मेरे कोच ने कि अब तो यार एंकल होल्ड मत कर, इनको रहने दे, थोड़ा इनको खेलने दे। तो फिर वाह। फिर गोल्ड मेडल जीतकर इंडिया का प्ले नेशनल एंथम जो बजा, तो मेरे बहुत खुशी का एक मेरे लिए एक बहुत जोरदार वो दिन था मेरे लिए। जो मेरी इच्छा थी कि मैं हिंदुस्तान के लिए, मैंने गोल्ड मेडल को देखा भी, छुआ भी, गले में भी डाला। तो मेरे लिए एक बहुत ही वो खुशी का दिन था, और मैंने उसी दिन प्रण लिया कि मेरे को कबड्डी के अंदर कुछ करना है। और खिलाड़ी मैंने कम से कम मैंने कहा 7 खिलाड़ी मैं हिंदुस्तान के लिए निकालूंगा। तो फिर आपने मैं उसके भवानी, बाद क्या किया? गोल्ड मेडल ले लिया, उसके बाद क्या कोई एकेडमी सेट की, क्या किया आपने बाद में? हाँ जी सर, फिर 96 के अंदर इंडिया कैंप फिर लगा, जो पाकिस्तान टीम जाने वाली थी, जी। लेकिन वो दौरा कैंसिल हो गया। जी। फिर मैंने 97 के अंदर राजस्थान जो क्रीड़ा परिषद है उसके अंदर मेरे को अल्पकालीन प्रशिक्षक लगाया गया। जो वाई सिंह जी वहाँ के चेयरमैन थे, गोपाल सैनी जी वहाँ वाइस चेयरमैन थे, वो मेरे को भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज के अंदर लेके गए। जी। तो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, जयपुर के नजदीक ही है, भवानी निकेतन गर्ल्स इंस्टीट्यूट। काफी बड़ा इंस्टीट्यूट है, उसमें बॉयज भी इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग भी है काफी। हम्म। तो मेरे को वहां से वो लेके गए कि तू बेटा यहाँ कोचिंग कर। जी। अब राजपूत और जाट का कॉम्बिनेशन तो आप जानते ही हो। तो मेरे सोचा कि तेरे को वहां पे कोचिंग करनी है, तेरे को प्रूव करना है ये। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने वहां पे लड़कों की टीम बनाई, बहुत जोरदार टीम बनाई, और फर्स्ट ईयर में डिस्ट्रिक्ट चैंपियन बने हम। और फिर मेरे लड़के 3 स्टेट चैंपियनशिप गए। फिर मैंने लड़कियों की टीम बनाई, और इस तरह मैं उनको मोटिवेट करता रहा। और लड़कियों के लिए मुझे बहुत टफ संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे जो और कोचेज थे, तो मेरी कमजोर टीम थी, तो जो टॉप टीम होती थी उससे बढ़ाते थे मेरे को, जी। जो पहले मैच में आगे बाहर हो जाते थे। फिर मैंने ये पढ़ लिया, बच्चों को बोला उनको, बेटा ऐसा काम नहीं चलेगा, अपन को तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मैंने इंडोरेंस पेयर उनके जो फिजिकल ट्रेनिंग है उस पर मैं बहुत ध्यान दिया, उनको बहुत हार्ड वर्क कराया दोनों टाइम। और फिर हमने जो टॉप टीम थी हमारी जयपुर की लड़कियों की, उसको हमने ऐसे मारा कि फिर उसके बाद में तो हमारी टीम जो भवानी निकेतन गर्ल्स कॉलेज की है, वो आज लगातार 17 साल से हम चैंपियन है, एक बार लूजर रहे हम। और वहीं से एक लड़की का तो नाम नहीं लूंगा मैं, जिसने वो सेफ गेम खेली फर्स्ट, जी। मैं बाद में बताऊंगा उसके बारे में। दूसरी जो सुमित्रा शर्मा, जो एशियन गोल्ड मेडल, जिसने गोल्ड मेडल जीता, और राजस्थान की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिसने एशियन के अंदर गोल्ड मेडल जीती।
वो गरिमा गौड़, माया सारण, ये जो जूनियर इंडिया गेम में भाग लिए, और स्कूल नेशनल और ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी मेरे हर साल जो लड़के लड़कियां हैं वो करीबन, पहले राजस्थान की जो गर्ल्स टीम थी वो तो सर मेरे 6 लड़कियां कम से कम उसमें जाती थी। वाह। तो ऐसे मैंने लड़कियों के लिए मैं और बात बताना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं शायद हिंदुस्तान में ऐसा पहला प्रशिक्षक हूँ जो 23 साल से फ्री सेवा दे रहा हूँ। उनके मैं फीस भी इसके पास नहीं होती, उनकी फीस की व्यवस्था कराता हूँ। जिनके पास किट नहीं है या बाहर आने जाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, घी नहीं है, घी की व्यवस्था, उनकी जो फिजिकल, हमें सारी व्यवस्था जो उनको चाहिए गरीब बच्चों को, जो मैं उनको मोटिवेट करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। 23 साल से मैं भवानी निकेतन इंस्टीट्यूट के अंदर सेवाएं दे रहा हूँ, और वहां पर आज कबड्डी का जो माहौल आपको मैं दिखाऊंगा। और तो उसके बाद मैं 5 साल से ग्रामीण जो सनब्राइट एकेडमी स्कूल है गोविंदपुरा, उसके अंदर मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ। उसके अंदर हमारे रूल बेल्ट के करीबन 150 बच्चे आते हैं शाम को, तो शाम को मैं वहां प्रशिक्षण देता हूँ। और अभी जो है मलेशिया में जो NKFI का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें सोनू यादव और जितेंद्र यादव हमारे जयपुर के थे, मेरे एकेडमी के थे। भवानी निकेतन गर्ल्स के कॉलेज और बॉयज कॉलेज के दोनों छात्र हैं, वो उन्होंने वहां पे NKFI में के तरफ से जो वर्ल्ड कप था उस मलेशिया में गोल्ड मेडल जीता। तो मैं मतलब खेल के प्रति पूरा समर्पित हूँ सर, और मैं शुरू से मेरी भावना थी कि मैं ज्यादा ज्यादा खिलाड़ी निकलूं। पर ये बताइए कि जैसे इंडिया में स्पोर्ट्स को, हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट मिलती है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से, क्या राजस्थान में कबड्डी को सपोर्ट नहीं मिलती कि आप अपना खुद का खर्चा करते हैं? नहीं, राजस्थान में सर इसके से ऐसा कोई वो नहीं है कि कबड्डी को सपोर्ट तो करना दूर की बात है, वो तो इसको बंद कर दो। क्यों क्यों हो रही है कबड्डी वहां पे? अब भवानी निकेतन की लड़कियां हमारी जीतती है तो उनके पेट में दर्द होता है कि साहब ये भवानी निकेतन लड़कियां क्यों आती है, क्यों जीतती है, कि सेंटर ही बंद कर दो। उन्होंने मेरा सेंटर तोड़ने की भी खूब कोशिश करी। जो आपके जो मठाधीश हैं जनार्दन सिंह गहलोत साहब हैं, इनके जो सेक्रेटरी रहे, वो इन्होंने काफी मतलब प्रयास किया कि ये तो कबड्डी रहेगी नहीं तो फिर सर क्या कंपटीशन रहेगा इन, पर, पर, मतलब। पर हिराना जी, ये क्यों कि जबकि वो खुद जयपुर से बिलोंग करते हैं, जयपुर उनका घर है, तो जयपुर को तो कबड्डी का महारथी होना चाहिए, वहां स्टेडियम होना चाहिए कबड्डी का। यही तो होता है कि यहाँ से कोई मिनिस्टर बनता है, उस गांव को, उस जिले को वो तो एक 5 स्टार बना देता है। तो क्या जनार्दन सिंह जी जयपुर के हैं, इतने सालों से कबड्डी में, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया राजस्थान के लिए? जनार्दन सिंह जी गहलोत ने एक भी ग्राउंड मेरे को बता दो कि उन्होंने कोई ग्राउंड डेवलप किया हो या उन्होंने कहीं कोई अपना सेंटर चला रखा हो। खाली एक सेंटर चौगान स्टेडियम के अंदर चलता था, वो गवर्नमेंट का है, वो तो चलता है। दूसरा, मैं मेरे 2 ग्राउंड चलते हैं, उसके अलावा भी मैं दूसरी जगह भी कोई कोचिंग सेंटर चलते हैं। जनार्दन सिंह गहलोत ने कबड्डी के लिए, मैं कहना चाहूंगा कि कबड्डी को डेवलपमेंट करने के लिए जयपुर के अंदर कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे राजस्थान के जो लड़के लड़कियां खेले उन्होंने खिलाया, इसमें नो डाउट, क्योंकि वो प्रेसिडेंट थे तो उनके नेतृत्व में खेलेंगे वो। लेकिन उन्होंने कबड्डी को डेवलपमेंट करने के लिए या आगे लाने के लिए ऐसा कोई स्टेडियम या ऐसा कोई जॉब का ऐसा कोई, उन्होंने ऐसा कुछ काम नहीं किया। तो तो ये थोड़ा अभी आपको, रिसेंटली सुनने में आया कि भी अभी राजस्थान के जो बोर्न है, यहाँ वहाँ के जो जन्मे हैं, वो बच्चों को नहीं, बाहर के बच्चों को राजस्थान के बना के मौका दिया गया है। सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। देखिए, ये मेरे पास ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद की ये शीट पड़ी, जिसके अंदर ये बारामती महाराष्ट्र में के अंदर 2-3-1 2014 से 5-1 2000 तक नेशनल चैंपियनशिप हुई थी। उसमें सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी में ये वजीर सिंह को जानते हो, कहाँ के हैं? दिल्ली के है ना, दिल्ली के। वजीर सिंह का एड्रेस दे रखा है ग्राम बिगो, तहसील मानगढ़, जिला भीलवाड़ा। मतलब वजीर सिंह दिल्ली का खिलाड़ी, दिल्ली का निवासी, यहाँ भीलवाड़ा का एड्रेस दे रखा है। और दूसरा मोहित चिल्लर, वो भी दिल्ली का है, उसका एड्रेस आनंदपुरी आहूजा के पास, धौलाबाग अजमेर, उसका अजमेर डिस्ट्रिक्ट का दे रखा है। तीसरा जो जसवीर सिंह है, उसका दे रखा है ग्राम बिगोद, तहसील मानगढ़, जिला भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा के अंदर ऐसा क्या है कि जो भीलवाड़ा से सारे वो और दीपक हुड्डा है, और जसवीर सिंह ने पुरानी बस्ती जयपुर का एड्रेस और दे रखा है, एफिडेविट दे रखा है। दीपक हुड्डा ने एफिडेविट दे रखा है कि मैं यहाँ पे ये इसके मकान में रहता हूँ पुरानी बस्ती के अंदर, और उसके मकान मालिक ने ये दे रखा है कि साहब मेरे मकान के अंदर कोई नहीं
ये भी मेरे पास उनके हैं सारे, इसमें ये कागजात सारे। और मकान मालिक ये कह रहा है कि साहब हमारे तो ये उनके मकान मालिक का ये है एफिडेविट, ये कह रहे हैं बाबू सिंह जी के मेरे मकान में दीपक हुड्डा कभी नहीं रहा, रहते ही नहीं और कभी, और एड्रेस दिया हुआ है। हाँ एड्रेस दिया रखा, जसवीर सिंह ने एड्रेस दे दिया, दीपक हुड्डा ने एड्रेस दे दिया, और जगदीप सिंह है उसने भी वो मानकर भीड़वाड़ा का एड्रेस दे रखा है। तो ऐसे जो हरियाणा के खिलाड़ी हैं सर, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो बाहर के हमारे हरियाणा के खिलाड़ी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, तो अच्छा खिलाड़ी हैं, तो लेकिन वो अपने स्टेट से क्यों निकली, यहाँ उनको अलग अलग एड्रेस देके यहाँ क्यों चलाया जा रहा है, क्या स्वार्थ है, क्या ये इनमें क्या ये घपला कर रहे हैं क्या, या पैसा ले रहे हैं, या इनका मतलब एक बहुत बड़ा इसके अंदर इसकी जांच की जाए तो सर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत बड़ा एक घोटाला निकल के आएगा। क्योंकि वहां से आप हरियाणा के निवासी हैं, दिल्ली के निवासी हैं आप, तो यहाँ राजस्थान से आप अलग जिलों से अलग अलग एड्रेस देके इनके उनको पता भी है कि नहीं, मुझे ये भी पता नहीं कि उन प्लेस को, और दीपक हुड्डा और तस्वीर को पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ कभी नहीं रहे, हम यहाँ पे। तो यदि इनको अपन खुलासा किया जाए और उनसे पूछा जाए, उनसे बाइट ली जाए, कभी मौका मिले तो आप जनाब से पूछना कि आप ये जो प्लेयर हैं इनके आप अलग अलग जिलों से एड्रेस देके आप क्या टीडीए खा रहे हैं, क्या माल खा रहे हैं इनसे, और राजस्थान से खिलाने क्या होती है, राजस्थान के अंदर राजस्थान में बहुत टैलेंट है, आप उनको मौका क्यों नहीं दे रहे, हमारा जो टैलेंट है वो तो मर रहा है। तो जनार्दन जी जो हमारे टैलेंट को खत्म किया है सर, जनार्दन जी हो चाहे इनका सेक्रेटरी हो चाहे इनका जो कोई भी हो सिपा सालार इनके अलावा, तो इन्होंने तो कबड्डी को खत्म करने का काम किया है। अब आपके सामने है सर, हरियाणा के खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, दीपक हुड्डा क्या काम, दीपक हुड्डा को अब यहाँ पे जॉब भी दे रहे हैं, एडिशनल एसपी डीवाईएसपी उनको बना रहे हैं, जबकि हमारे जो सुमित्रा शर्मा एशियन गोल्ड मेडलिस्ट है उनमें उन्होंने जो अभी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई उसमें 1/1/2016 जोड़ दिया। और मैं इसमें आपको एक को और खुलासा करना चाहूंगा कि उनके साथ एक आला पुलिस अधिकारी जुड़ा हुआ है, और जी वो पुलिस अधिकारी ये दोनों मिलकर ये एक जो स्कैंडल कर रहे हैं बहुत बड़ा है, जो मेरे खिलाफ जो आपने सुना हुआ गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर मेरा जो डिक्लेयर हो गया था, जी उसको इन्होंने दोनों ने मिलकर साजिश के तहत षड्यंत्र रचा, और जो दूसरा कोच था उससे इन्होंने मेरे पे केस कराया, और जो असन कुमार का नाम सुना होगा उसने मेरी रिकमेंड करी थी, और मैं उसके घर गया था, मिठाई खिला के आया था, उसकी माँ ने बोला कि इसको मिठाई माला क्यों पहना रहे हो आप, मैंने कहा कि इन्होंने रिकमेंड करी है, मुझे मेरा गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड डिक्लेयर हुआ है इसलिए मिठाई खिलाने आए हैं इसको। उसके बाद में उसको लालच देके और मेरे को डाउन करने के लिए, मेरे को डाउन इसलिए कि जब नेशनल स्टेट चैंपियनशिप हो रही थी जयपुर में, तो सुमित्रा शर्मा एशियन गोल्ड मेडल का सिलेक्शन काट के सारी लड़कियां हमारे नेशनल टीम का सिलेक्शन काट के, और एक लड़की अनिला जो 11 साल से ग्राउंड पे नहीं थी, वो भी मेरी स्टूडेंट थी, पुलिस के अंदर प्लाटून कमांडर है वो, उसको आप खिला रहे हैं उसका, और आप नतीजा ये देखो सर कि उस सुमित्रा शर्मा करंट जो 2014 के अंदर एशियन में थी उसका सिलेक्शन काट के उस लड़की को खिलाया गया। 11 साल बाद हम ग्राउंड ही नहीं गई, वो 38-39 साल की एज थी उसकी, और उसका रिजल्ट देखो सर, दोनों टीम एशियन गेम में हारी, लड़कियों भी हारी और लड़कियों की टीम भी हारी। और वो सारा पता है कि जो सारा इन्होंने जो षड्यंत्र, अब जो किसी के साथ अन्याय करेंगे, मैंने तो कभी अप्लाई भी नहीं किया द्रोणाचार्य के अवार्ड के लिए, जिससे ये अप्लाई करे थे उसने 4-5 बार अप्लाई भी कर दिया था। और आप दीपक हुड्डा, जसवीर सिंह और नितिन मदने के एफिडेविट सर्टिफिकेट से आप गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड लोगे तो पब्लिक भी सोचेगी कि ये बाहर के खिलाड़ी हैं या जयपुर में कब कोचिंग ली इन्होंने। और ये इनको उनका जो शिप सलार था, उनके जो जनार्दन जी के जो थे जो कोच, जिनको इन्होंने अवार्ड के लिए जो अप्लाई कराया था राजनारायण शर्मा को, तो उसने एफिडेविट दीपक हुड्डा के, जसवीर के, नितिन मदनी के लगाया। बताओ आप, जो वो जयपुर के अंदर पर्सन ले रहे हैं कि इन्होंने एड्रेस दिए पुरानी बस्ती का दीपक ने, और पुरानी बस्ती का ही दिया उसने, जसवीर ने दिया। तो ये अब आप देखिए सर, मतलब कितना बड़ा षड्यंत्र मेरे को डाउन करने के लिए, मेरे को मेरी आवाज को बंद करने के लिए। मैं खिलाड़ियों के लिए बोला कि आपने मैन गिरिराज जी ने, साहब ने, सारे खिलाड़ी मिलकर हम बोले कि साहब ये आप ऐसा क्यों काम कर रहे हैं कि जो लड़की करंट है, लड़कियां हमारी जो खेल रही है उनको क्यों नहीं ले रहे हो आप। हमने जनार्दन से मिलने की कोशिश करी, वो मिले नहीं, उनकी जो मिसेज थी, जो गहलोत थी, वो उनको आगे कर दिया, वो आई तो उनको कुछ पता था नहीं। हमने तेजस्वी सिंह को भी फोन किया, भाई हमको हमारे बच्चों को क्यों नहीं ले रहे हो आप, कि नहीं देखेंगे बाद में, अभी कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो हमारा टैलेंट है उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो टैलेंट जब हम खिलाड़ी है तो सर हमारा जमीर है, अगर मेरे को दिखा रहा है फिर ऐसा चुपचाप बैठा रहूंगा तो मैं खिलाड़ी आवाज उठाने के लिए, इसलिए हमने गिरिराज जी ने और मैंने साहब ने सबने मिलकर हमने आवाज उठाई।
और वो आवाज को मेरे को दबाने के लिए इन्होंने जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर जो एक पुलिस अधिकारी के साथ मिलकर जो षड्यंत्र रचा, और मैं समझता हूँ कि जनार्दन जी को आज डाउन पे लाने वाले, मिट्टी मिलाने वाले उस पुलिस अधिकारी का हाथ है, जो उसका षड्यंत्र जो रचा, उसके फलस्वरूप दोनों टीम एशियन गेम में, जो बुरा करेगा उनके साथ तो सर बुरा ही होगा। गुरु द्रोणाचार्य इनको छोड़ेंगे नहीं, एक भी जो भी षड्यंत्र में शामिल थे, मेरा इन्होंने अवार्ड रखा है बहुत षड्यंत्र, मुझे बहुत दुखा उस दिन। और आप कह रहे हैं कि साहब मैंने इसने कुछ नहीं किया, मैंने तो हमारा कुछ नहीं रोल है उसके अंदर, जबकि रोल जनार्दन सिंह गहलोत का उस पुलिस अधिकारी का दोनों का रोल है। उन्होंने ये षड्यंत्र करके और उनके बयान चेंज कराए, अश्विन कुमार को इंडियन टीम का कोच बनाया, प्रो कबड्डी टीम का कोच बनाया, उस लड़की को एशियन गेम में खिलाया। इतना बड़ा सर आप देखिए ना सर, सच्चाई क्या है। आप तो इसका मतलब कि जो अवार्ड मिलते हैं, जो फेडरेशन के प्रतिनिधि हैं, उनकी मर्जी से मिलते हैं, काबिलियत की तरफ से नहीं मिलते, जो काबिलियत है उनको नहीं। अब आप सर देख लिए, वो आप देखिए जो अपना क्या नाम वो है ना, मैं नाम भूल गया उनको, प्रसाद राव जी, प्रसाद राव साहब जो खो खो के खिलाड़ी हैं, और उनको मेरे को अवार्ड मिला तो उनको पीड़ा हुई, वो जनार्दन के पास भागी भाग गए कि साहब इसको अवार्ड कैसे मिला। अरे तू खो खो का खिलाड़ी है भाई, आप खो खो के खिलाड़ी हो, एनआईएस कर लिए तो कोई आप कोई जो प्रैक्टिकल तो हम ही जानते हैं, प्लेयर ही जानता है, आप भी जानते हो, आप थ्योरी के अंदर हमसे ज्यादा हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकल में आपने खो खो खेला, कबड्डी कब से खेली आपने, तो वो फिर टेक्निकल डायरेक्टर कैसे हो गए कबड्डी? जनार्दन जी के राज में कुछ भी हो सकता है सर, वो टेक्निकल डायरेक्टर क्यों, ये सारी दुनिया जानती है और पूरा वर्ल्ड जानता है कि वो खो खो खिलाड़ी रहे, और वो किताबी लेके किताब से अपने जो उन्होंने खूब माल कमाया है। और तो जब ये द्रोणाचार्य आपको मिलना था, फिर उनको मिला मेरा ख्याल। नहीं वो किसी को नहीं मिला सर, फिर उनको पहले मिल गया था, मेरे से पहले मिल गया था उनको पहले मिल गया था, पर उनके पेट में अब तक क्या तकलीफ हुई है, देखो मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं। मैं मेरे इंडिया टीम में जब 95 के शेफ गेम में था तो वो मेरे हमारे कोच थे वो, लेकिन उनके भी फिर वो तो सारा मैंने बताया ना, वो जो आला पुलिस अधिकारी था उन्होंने मिलकर जनार्दन जी के साथ जो षड्यंत्र था मेरे को डाउन करने के लिए, कि इसको ये बोलता है कबड्डी के लिए आवाज ये उठाता है, खिलाड़ियों के लिए बोलता है, तो इसको निपटाओगे, ये आगे अपने चरणों में पड़ जाएगा। और तो उसका नतीजा सर आपने देख ही लिया, जो आज जो जनार्दन जी की जो हालत है। उसके बाद में महिपाल जी जो दिल्ली के अंदर है, उन्होंने दिल्ली में इनके खिलाफ केस लगाया कि ये आजीवन अध्यक्ष बने हुए थे, स्वयंभू संविधान अमेंडमेंट कर लिया कि आजीवन अध्यक्ष बन गया, मिसेज को मर्दुल गहलोत को बना दिया इन्होंने अध्यक्ष, जबकि वो कहीं की मेंबर ही नहीं, किसी जिले से या स्टेट से कहीं वो पदाधिकारी नहीं, और तेजस्वी को राजस्थान का अध्यक्ष बना दिया। और हाई कोर्ट ने जो दिल्ली हाई कोर्ट का जो निर्णय था उसमें दोनों को सस्पेंड किया, और पैरा नंबर 5968 पेज पे साफ साफ लिखा हुआ हाई कोर्ट का निर्णय है कि जनार्दन सिंह जी एंड उनकी मैडम एंड तेजस्वी सिंह तीनों ही कहीं से भी कबड्डी के अंदर नहीं बन सकते आप, वो बड़ा डिसीजन है। तो मैं महिपाल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने कम से कम एक व्यक्ति तो दिल्ली के अंदर किसी ने आवाज तो उठाई कम से कम। और आज देख लो सर कि जयपुर जिला कबड्डी संघ पे रजिस्ट्रार ने जांच बैठाई, हमने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से शिकायत करी कि जिला चैंपियनशिप नहीं कराते, गेम को प्रमोट कभी नहीं करते, कोई क्लब को नहीं लेते। नए क्लब हमारे 25-30 क्लब है सर जो रेगुलर कबड्डी खेलते हैं, जहाँ से इंटरनेशनल प्लेयर निकले हमारे जी। लेकिन कागजों के अंदर इन्होंने जो क्लब बना रखे हैं, पहले 10 क्लब थे, 8-10 क्लब थे, फिर उन्होंने हमने आवाज उठाया तो 17 कर लिए, बस कागजों के अंदर इन्होंने, जबकि इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं। रजिस्ट्रार ने धारा 23(1)(c) के अंतर्गत जांच बैठाई, और जांच पे इन्होंने पहले 15 दिन का टाइम लिया, फिर स्टे ले लिया। वो कोर्ट में स्टे चल रहा है वेकेट के लिए, रजिस्ट्रार पार्टी है और हम भी पार्टी हैं, मैं गिरिराज शर्मा साहब भी दोनों, तो वो स्टे जल्दी वेकेट होने वाला है। अभी जो राजस्थान कबड्डी पे आप देख रहे हो स्टे आ ही गया है उस पे, और वो तो इलेक्शन होंगे तो भी। और मैं कहना चाहूंगा जनार्दन सिंह जी करौली से अध्यक्ष हैं, तो वो बन ही नहीं सकते सर, वो गलत बने हुए अध्यक्ष, वहां से जिला ओलंपिक सिंह के अध्यक्ष बने हुए हैं। तो साफ साफ हाई कोर्ट का निर्देश है कि जनार्दन एंड फैमिली का कोई भी मेंबर कबड्डी के अंदर कभी भी नहीं बन सकता, तो वो गलत बने हुए हैं। और क्या शो कर रहे हैं वो, तो फिर खिलाड़ियों का जो इनके बेटे हैं तेजस्वी गहलोत, वो आपके राजस्थान के प्रेसिडेंट है, वो कैसे बन गए? हाँ जी सर, ये उन्होंने एक फ्रेंड्स क्लब को, ऐसे कागजी क्लब था उसमें नाम लिख के उसको अध्यक्ष बना के क्लब में, और जयपुर जिले का अध्यक्ष बना दिया।
और पूछने वाला कौन था उनको पहले, जी और फिर राजस्थान का देश बना दिया और अब उसको इंडिया का देश बनाने की सोच रहे। तो जबकि उन्होंने कोई कबड्डी नहीं खेली, कभी भी ग्राउंड पे भी नहीं गए। तो हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं जो कबड्डी की सेवा कर रहे हैं, आप उनको आगे क्यों नहीं लाते हो? आपने, मैं कहना चाहूंगा सर कि 95 तक सही चल रहा था। जीसी भार्गव जब सेक्रेटरी थे हमारे रेफरी बोर्ड के ऊपर भी सेक्रेटरी थे, तब तक सही चलता रहा। लेकिन उसके बाद में जो हमारे नए सेक्रेटरी आए और इन्होंने जब सीआईएसएफ की टीम भाग लेना शुरू की, राजस्थान से हरियाणा के प्लेयर्स की एंट्री हुई, उसके बाद में सर सारा एक डरा खराब हो गया। अब वो डरा तो आप भी जानते हो क्यों हुआ, क्योंकि सारे हरियाणा खिलाड़ी आने लग गए और राजस्थान टीम में 7 हरियाणा के लिए, राजस्थान के तो खाली नाम मात्र के उनके नाम लिख के ले जाते थे। और तो ये सब मतलब एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है सर कबड्डी के साथ। और कबड्डी आप देख रहे हो कि प्रो कबड्डी चल रही, लेकिन मुझे तो लग नहीं रहा कि जो इनको जो अमाउंट जो डिक्लेयर होता है वो दिए भी जाता है, नहीं दिया जाता। क्यों? खिलाड़ी बेचारा डरता है कि वो अपना मुंह खोल देगा तो वो मर जाएगा। अब हरियाणा के खिलाड़ियों को एशियन गेम में गोल्ड मेडल में 3 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो इनकी क्या डील होती है? राजस्थान से क्यों खिलाते हैं? अलग जिलों के क्यों एड्रेस देते हैं? फर्जी एड्रेस देके क्यों खेलते हैं? और फिर उनको द्रोणाचार्य अवार्ड के लिए भी आप रिकमेंड कराते हैं। तो इस ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और उसकी जांच होनी चाहिए इसकी। ये हिंदुस्तान के अंदर इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, सबको मिलकर इसकी जांच होनी चाहिए इसकी। इसमें बहुत स्कैंडल किया। आप जयपुर से उनके खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हो, जो इंसाफ नहीं हुआ, आप इंसाफ चाहते हो, तो क्या आपको दिक्कत नहीं आती कि आप उनकी सिटी में रह के उनके खिलाफ लड़ रहे हो? आपको कभी दिक्कत नहीं आई इसकी? जी सर, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। उन्होंने मेरे को दबाने की कोशिश करी कि तुम ये क्यों कर रहे हो और ये केस वापस ले लो, विड्रॉ कर लो। और मैंने गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड के अंदर कुछ नहीं, मैंने कहा ये सारी दुनिया जानती है कि आपने उस पुलिस अधिकारी ने मिलकर दोनों षड्यंत्र रच के उस पोस्ट से मेरे खिलाफ एफआईआर कराई, उसका गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड रुकवाया। इतना बड़ा अवार्ड सर इनका क्या जा रहा था? मेरे को अवार्ड मिल रहा था, मेरे को तो कमिटी ने डिसाइड किया था, मैंने तो नहीं किया। मेरी सुमित्रा शर्मा थी जो स्टूडेंट थी, उसके बेस पे मेरा अवार्ड डिक्लेयर हुआ और इनके पीड़ा हुई तो इन्होंने पूरी जान लगा दी वहां दिल्ली तक, सेंटर तक। जो सारे अर्जुन अवार्ड खिलाड़ी थे बेचारे, उनको पता भी नहीं होगा कि ये मेरे हमसे साइन कहाँ पे करा रहे हैं। उन्होंने कागज पे उनसे साइन करा लिए कि इसको अवार्ड नहीं देना चाहिए, आप लिख के दो। सारे गुरु द्रोणाचार्य अवार्डी, सारे अर्जुन अवार्डियों से साइन करा। आप यदि उनसे पूछे ना कि जो कागज था उस पर क्या लिखवा था उसके अंदर और आपने साइन कैसे, और बेचारे डर के मारे उनको धमकी थी कि तुम्हारे को बाहर कर देंगे, तुम्हारे प्रो कबड्डी से बाहर कर देंगे। बेचारे डर के मारे वो, अब जब कोई बड़ा आदमी कहे सर्वे सर्व कबड्डी के अंदर तो उनको मजबूरी में साइन करना पड़ा। उसमें प्रसाद राव भी शामिल है, उसमें बलवान सिंह कोच भी शामिल है, उसमें रामवीर सिंह भी शामिल है। ऐसे सारे जो नए भी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला है, जब प्रो कबड्डी खेल रहे थे, उनके साइन करा के इन्होंने षड्यंत्र करके जनार्दन जी ने वो अवार्ड पाया। और गुरु द्रोणाचार्य जी इनके ऐसे पीछे पड़े कि जो जो इस षड्यंत्र में शामिल थे उनको करीब करीब निपटा दिया और ये भी निपटने वाले हैं। ज्यादा दिन दूर नहीं है सर, कबड्डी के दिन एक अच्छा एक नया अध्याय शुरू होगा कबड्डी के अंदर। जनार्दन जी वैसे अच्छे आदमी थे सर, जनार्दन जी को तो लोगों ने बिगाड़ा है सर। तो 95 तक वो बिल्कुल सही काम कर रहे थे, सही चल रहे थे, लेकिन जब उसके बाद में उनका एक नया सेक्रेटरी आया और ये हरियाणा खिलाड़ियों की एंट्री हुई, उसके बाद में तो बिल्कुल ही वो उन्होंने चेंज ही कर दिया सर, बिल्कुल ही वो समझे नहीं। हीरानंद जी, एक बात है, आप अच्छे हो, आपकी सोची अच्छी है, ठीक है, कोई आपको कुछ कह रहा है, कुछ सिखा रहा है, लेकिन आपके पास क्षमता है सोचने समझने की। ये जो आपने बात कही है कि जनार्दन सिंह जी बहुत अच्छे थे, यस, ये मैं मानता हूँ, मैं भी रिगार्ड करता हूँ। मैंने भी बहुत साल उनके साथ गुजारे हैं। वो हर एक को उनकी जगह पे रखते थे, उनकी जगह पे उनका ओहदा देते थे, उसको पता किसी को क्या चाहिए, ठीक है। और ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे आपने कहा है। लेकिन यही जब से वो नए लोग घुसे जिनको कबड्डी के बारे में पता नहीं, कबड्डी कभी खेले नहीं, वो सोचते हैं कि वो कबड्डी के माँ बाप हैं। लेकिन इन लोगों ने, जनार्दन सिंह की ये गलती मेरी माननी है, उनकी ये गलती है कि उन्होंने किसी के ऊपर रिलाई कर लिया कि जो वो कहता है ठीक है, जो वो करता है ठीक है, बस। और इसी वजह से उनको अभी ये दिन देखना पड़ा, नहीं तो कहाँ उनका मकाम था यहाँ, ठीक है। तो अभी क्या है कि भी कहाँ नीचे ले आए, हर रोज केस पे जाना पड़ता है, हर रोज डेट लगती है केस में,
जो लोग उनके पांव छूते थे उनको खड़ा होना पड़ा उनके सामने, सिर्फ एक व्यक्ति के जी कारण। जी सर लेकिन जी। उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि उनका प्रतिनिधि क्या है, उनका क्या फर्ज बनता है। ठीक है, बिल्कुल राइट सर। कबड्डी एक होगी तो विस्तार होगा, अगर इसमें लड़ाई झगड़े होंगे तो इसकी रोक लग जाएगी। जो पैसा हम केसों में खर्च कर रहे हैं यही हम अगर कबड्डी में करते, जैसे आपने कहा राजस्थान में, कम से कम राजस्थान में तो अभी एक स्टेडियम होता कबड्डी का, कि जी सर। लोग कहते हैं हाँ भी यहाँ के जनार्दन सिंह गहलोत कितने साल प्रेसिडेंट थे, उनकी देन है, लेकिन नहीं जी हुआ। राइट। लेकिन नहीं हुआ। लेकिन नहीं मालूम। ये ये ठीक नहीं। आपने वावो कबड्डी कराई, वाव कबड्डी कराई लड़कियों जी जी, की, जो उसको पहले कभी उसको लड़कियों रोकने के को लिए खूब मानता ही प्रयास नहीं किया था। इन्होंने। तो क्या उसके पीछे भी आपको बहुत दिक्कतें आई कि वो आपने जयपुर में कराई, जबकि जयपुर में ऐसा कभी पहले हुआ ही नहीं? जी सर, ये बिल्कुल सही बात की सर आपने। हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी खिलाओ के तहत एक नए युग की शुरुआत की कि महिलाओं के लिए भी, हमारी जो बच्चियां उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है तो उनके लिए भी कुछ होना चाहिए। तो मैंने गिरिराज जी ने, अशफाक भाई साहब ने मिलकर ये प्लान बनाया कि राजस्थान की जो लड़कियां उनको मौका मिलना चाहिए। जी तो आपसे भी हमने एडवाइस ली थी, आपने न्यूजीलैंड की टीम बुलाई और नेपाल की टीम बुलाई। तो उसके अंदर सर बहुत दिक्कतें फेस की कि आप क्यों करा रहे हैं ये। उन्होंने पुलिस को लिखा, वहां लिखा, यहाँ लिखा कि जैसे न जैसे रुक जाए। इन्होंने लड़कियों को मना किया, उनके पेरेंट्स को मना किया, रोका कि तुम क्यों जा रहे हो उधर, हम तुम्हारे को नेशनल नहीं खेल देंगे, इंडिया नहीं खेलने देंगे। कि तुम इंडिया खा खिला रहे हो भाई, खिला किसको रहे हो तुम, हमारे को जयपुर टीम में नहीं खिला रहे तो हम इंडिया की तो कहाँ सोच सकते हैं। कम से कम हमारे को प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है कि हमारे को अपना मैच दिखाने का मौका तो मिल रहा है, हमारे को कोई आगे तो ला रहा है, हमारे को प्रमोट तो कर रहा है। तो ये तो इन्होंने तो सर पूरी एक वो इनके देवराज चतुर्वेदी जी हैं, वो कबड्डी के बारे में कभी जानते ही नहीं, कबड्डी क्या होती है। वो उन जब ये दो तीन लोग आए सर, इनका मटिया मेट कर दिया। जनार्दन जी का मैं अभी रिगार्ड करता हूँ, उनको कहना चाहूंगा मैं कि आप सर इन लोगों से जो गिरे हुए हैं, जो ये इनको कुछ नॉलेज नहीं है, एक तो वो आपके पुलिस अधिकारी साहब और ये कि देवराज चतुर्वेदी जी, ऐसे लोग हैं, इनको आप और एक दिन सारा काम ही सर इनका है, इनके कारण ही कबड्डी नीचे है। मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा साफ साफ है कि उनको सोचना चाहिए। इतने बड़े अड्डे के आदमी हैं, उन्होंने ऐसा स्टेप क्यों उठाया, मेरे समझ की बाहर है सर, क्योंकि वो बुद्धिजीवी आदमी है। उन्होंने कबड्डी के लिए जरूर दिया है, उन्होंने ये नहीं मानते कि साहब उन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन सर इतनी मतलब उन लोगों को आपने जो कुछ नहीं जानते कबड्डी के बारे में, उनको पूरा इन्वॉल्व करके षड्यंत्र रच के और आप जनार्दन जी को नीचे फर्स्ट पे लाते, तो ये बहुत ही दुख घटना है। ये आपकी बात और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, यही मैं मानता हूँ और मेरी माननी भी है। मैं बहुत करीब रहा हूँ उनके, और इंग्लैंड में, ये फॉरेन कंट्री में मेरा सबसे ज़्यादा हमने एक दूसरे का साथ किया है। और ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, उनकी विज़न जो है, उनकी सोच अलग थी। लेकिन जब से ये कबड्डी प्रोफेशनल हुई और इसमें जो लोग आए हैं, उनके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया, और उन लोगों ने ये सोचा कि उनके बिना कबड्डी नहीं हो सकती, जैसे वो चाहते हैं वैसा ही होगा। लेकिन इनकी गलती है कि ठीक है, इनकी एज हो गई है, लेकिन सब कुछ उनके ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए, इनको भी देखना चाहिए। और अगर ये जी ऐसा सर नहीं राइट। होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज राइट सर। हमारी AKFI के ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बैठा होता, ठीक है, और इतनी बेइज्जती नहीं होती। 2 साल से ऊपर हो गए हैं, अभी तक एडमिनिस्ट्रेटर उसके ऊपर है। 3 साल हो गए। और वो आदमी जिन्होंने सब कुछ किया है, उनका कोई नाम नहीं ले रहा, नाम बदनाम हो रहा है गहलोत का, गहलोत सर का नाम बदनाम हो रहा है। तो ये जी चीजें खराब है। महिपाल को क्या तकलीफ थी ये करने की, अगर उसके साथ ऐसा नहीं होता तो बिल्कुल राइट। आदमी कब तक वो चीज सहेगा? हीरानंद जी, आपको भी हथियार तभी उठाना पड़ा जब ऊपर पानी ऊपर चले गया। पानी ऊपर चला गया सर। नहीं, मैं तो ठीक है। उनका बहुत रिकॉर्ड करता था सर, वो शुरू से उनके साथ ही रहा। मैं तो उनको हमेशा ये कहता था कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जो राजस्थान जितने खिलाड़ी हैं आप उनको खिला रहे हैं आप। और एक कबड्डी को उनका सपना था कि मैं ओलंपिक के लेके जाऊं, उसको आप पूरा करने वाले। लेकिन सर आज जो स्थितियां बनी, तो इन लोगों के कारण बनी, जो कबड्डी से दूर दूर तक उनका रिश्ता नहीं है। और आप किसी को दबाने की कोशिश करेंगे, किसी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे सर, आप ज्यादा दिन तक नहीं दबा सकते। आप तो सच्चाई रहेगी सर। वो सच्चाई को भगवान का आप। कानून है, वो भगवान का कानून है। जी सच्चाई सर। सच्चाई है, टाइम लगेगा लेकिन वो निखरेगी, ऊपर आएगी। सत्य कभी, सत्य पराजित नहीं होता सर कभी भी। सत्य में टाइम लगता है, नहीं होता लेकिन है। सत्य कभी पराजित नहीं होता। ये आप खुद पूरी देख लो, जब से आपने शुरुआत करी है, आपने बिगल बजाया है, तो थोड़ा टाइम जरूर लगा है, लेकिन उसमें सक्सेस हो रही। जी राइट सर। और जल्दी फैसला आने वाला है सर हाई कोर्ट का। और आप देखोगे कि
ये जो जयपुर जिला कबड्डी संघ पे स्टे वैकेट होने वाला है, फिर एडो कमेटी बनेगी, फिर इनकी कहानी जो है वो खत्म होने के कगार पे है, क्योंकि ये तो इनके कारनामे ऐसा जो हम नहीं चाहते थे कि ऐसा हो, लेकिन हमारे को मजबूरी के अंदर ये स्टेप उठाना पड़े कि आप एक करंट जो लड़कियां हैं एशियन गेम गोल्ड मेडल लेके आ रहे हो उसको आप बार जयपुर टीम बार में नहीं खिला रहे हो, तो सर ये बहुत बड़ी सर ये बड़ी पीड़ा की बात है। और मैं तो निस्वार्थ सेवा कर रहा हूँ सर, मैं तो 23 साल से फ्री सेवा कर रहा हूँ, पैसा मेरे जेब से लगाता हूँ, चैंपियनशिप कराता हूँ, फिर कहते हैं साहब आप तो पैरेलल टूर्नामेंट कराते हो। अरे पैरेलल तुम तो खिलाते हो नहीं, तुम तो जेब के अंदर हाँ थैला लेके चलते हैं, तो मैं गेम नहीं कर रहा हूँ, बच्चों को प्रमोट नहीं, मेरा ध्येय सर ये कि मैं बच्चे आगे आगे से ज्यादा खेले, उनको प्लेटफॉर्म मिले कि साहब आप उससे जुड़ गए, आपके बच्चे वहां खेलने नेशनल चलेंगे। अरे तुम जयपुर टीम में नहीं खिलाओगे, मेरे बच्चे कहाँ पे खेले, खेल तो रहे हैं ना कहीं से, उनको प्लेटफॉर्म तो मिल रहा है, वो खेल तो रहे हैं, उनको गेम दिखाने का मौका तो मिल रहा है। आप मौका ही नहीं दे रहे हो उनको, खेल रहे हो आप वहां से खेल रहे वहां से खेल रहे, वो तो खेलेंगे ही। आप जब जयपुर जिले से नहीं खिला रहे हो तो वो कहीं से खेलो, आपको क्या मतलब पहुंचेगा। तो इस तरह इनकी जो गलतियां हैं वो आज उन्हीं का खामियाजा है, जो इन्होंने जो गलतियां की, इतनी बड़ी गलतियां, उसी का नतीजा है कि आज ये जमीन पे है, नो डाउट सर। ये और आप इतना, और मैं सर आपको विशेष तौर से आपकी तारीफ करना चाहूंगा मैं दिल से, क्योंकि आप शुरू से लगे हुए हैं इसको, आप शुरू से ये कहते थे कि ये जनार्दन जी क्या कर रहे हैं, इनके क्या हो गया, सबको मिलके चलना चाहिए, बिल्कुल राइट सर। आप जो कबड्डी को डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं मैं इससे 100% बिल्कुल एग्री हूँ। और जो आपने विदेशों के अंदर, मुझे तो ये भी पता है कि आपने विदेशों के अंदर जो सारी टीमें बनाई वो आपका ही, जनार्दन जी को तो पता ही नहीं है कि कौन सी कंट्री के अंदर टीम है, कौन सी कंट्री के अंदर नहीं है, वो तो सारा आपका आपका त्याग है, आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है सर। आपने इतना बड़ा मतलब फॉरेन कंट्री के अंदर टीमें डेवलप करने का आपने बीड़ा उठाया, वो एशियन गेम में जो भी टीमें आई वर्ल्ड कप में वो आपके कारण आई। तो आप एक बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो हम तो आपको सैल्यूट करते हैं सर। ये और ऐसे लोग आगे आने चाहिए और आवाज उठाने चाहिए। आज जो आपने जो प्लेटफॉर्म ये मैं आपसे रूबरू हुआ, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ कि ऐसे लोग आगे आने चाहिए। हीरानंद जी, यही मेरी आस है। जैसे आप खुद प्लेयर रहे, एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे, आपने खेला है, वो आपने सिखाया है, आपने प्लेयर तैयार किए हैं, तो ये क्या प्रॉब्लम है कि जो एसोसिएशन बनती है उसमें वो लोगों को नहीं लिया जाता जिन लोगों का योगदान है, जिनको पता है। अगर मेरे को ड्राइविंग नहीं आती तो मैं ड्राइविंग करूंगा तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर सकता हूँ, जहर है। तो अगर मैं साथ में बैठ के चले जाऊं और आपको बोलूं कि आपको ड्राइविंग आती, आप चलाओ, दोनों हम अच्छे तंदुरुस्त मंजिल पे पहुंच सकते हैं। जी सर जी। ठीक है, हर आदमी का योगदान है। जिसको लिखना आता है आप उसको लिखने की जगह पे रखो, जिसको खिलाना आता है उसको खिलाने की जगह पे रखो, जो मैनेज कर सकता है उसको मैनेज की जगह रखो, तब भी टीम बढ़ सकती है आगे। राइट सर। ठीक है नहीं, मैंने भी इसलिए छोड़ा है, मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा ख्याल, मैं पहला पद अधिकारी होगा कबड्डी में इंटरनेशनल में जिसे रिजाइन दिया है, नहीं तो सबको निकाला ही गया है, मैंने खुद रिजाइन दिया है। मैं फाउंडर मेंबर था जय शेट्टी जी के साथ, जब हमने 2004 में बनाई। ये पीछे 2004 का ये पड़ा है, पीछे मेमेंटो पड़ा है, पहला वर्ल्ड कप था 2004 और 2007 में सेकंड हुआ। तो जो स्टार ने कराया वो 2016 में था, लेकिन वो बोले कि पहला वर्ल्ड कप है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि जब आप किसी आदमी को दबाते जाओगे, बोलने नहीं दोगे, अंत में क्या होगा, वो छोड़ेगा या बोलेगा। आज आपको भी बोलने की जरूरत पड़ी, आपको कोर्ट में जाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बच्चों के इंसाफ के लिए। ठीक है, बच्चों को उनका हक मिले, जो बच्चे टैलेंटेड है उनको मौका मिले, जो लड़कियां टैलेंटेड है उनको मौका मिले, कबड्डी हो, कबड्डी बढ़े। जो आप जैसे हैं, जीके शर्मा जैसे आपके साथी के, उन लोगों को काम मिले। यार इतने साल आप लोगों ने तब कबड्डी खेली जब मट्टी पे थी, तब कबड्डी खेली जब पैसा नहीं मिलता था, तब कबड्डी खेली जब टीवी पे भी नहीं दिखते थे। तो आप लोगों ने कबड्डी को जिंदा रखा है, लेकिन आपकी वैल्यू नहीं समझते। क्रिकेट में आप देखो, उनको सबको पता है पीछे से जो हिस्ट्री थी, जैसे क्रिकेट चला आया। यहाँ कबड्डी में किसी को पता ही नहीं है। मेरा ये इंटरव्यू का यही एक मेन मकसद है कि वो बच्चों को आप लोगों की बातें बताना जो आप लोगों ने किया है। आज के प्लेयर यहीं से, कबड्डी शुरू नहीं हुई, कबड्डी पीछे से आई। बिल्कुल राइट सर।
अरे उन लोगों को जानो, और ये फेडरेशन का होना चाहिए जो पहले भूल सब ही गए खेल सर चुके इसको हैं, तो। उनकी लिस्ट बनाए, उनको मान्यता दें, जी, उनको मान्यता मान्यता सर दें। देते नहीं है। हमारे जो क्लब है 25 क्लब, उनको खेलने जाते हैं भगा देते हैं कि नहीं 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 नहीं, तुम्हारी कोई एंट्री नहीं है, क्योंकि वो जब नए क्लबों को देंगे वो उनका सिंहासन की जगह वोट कर, उनको वोट राइट मिलेगा, अपना अपना पद चला जाएगा। ये तो पद के पीछे भाग रहे हैं। एक बात कहना मैं भूल गया आपको, इन्होंने 7 जो प्लेयर थे उनको AKFI ने 7 खिलाड़ियों को फर्जी प्रमाण पत्र दिए, वो सातों जेल चले गए। इनके खिलाफ मुखर्जी थाने में दिल्ली के अंदर FIR लॉज है 2007 के अंदर, वो भी मुकदमा चल रहा है इनके। और जनार्दन जी जो AKFI के जो पहले अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने प्रभाव से उसको दबा रखा है, वो मुकदमा अभी चल रहा है। और वो सातों खिलाड़ी बेचारे जेल जा चुके हैं। और करमवीर तो ये भी कह चुका है कि साहब ये सारे मेरे पास पड़े हैं, उनके कागजात, उसका एफिडेविट भी है करमवीर का मेरे पास। हीरानंद जी, मैं पूछना चाहूंगा आपसे, आप ये कह रहे हो कि इन लोगों ने फर्जी सर्टिफिकेट, नकली सर्टिफिकेट 7 लोगों को बेचे हैं जिन्होंने कबड्डी कभी नहीं खेली। और सर 7 तो वो बेचे, उनके अलावा इन्होंने कितने दिए होंगे सर? मेरे तो ये, अगर इनके सर्टिफिकेट की आप जांच की जाए कबड्डी के, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा स्कैंडल निकलेगा सर, तो बहुत बड़ा स्कैंडल निकलेगा वो जो इन्होंने। 7 बेचे हैं वो दिल्ली पुलिस में उन्होंने जॉब प्राप्त की। जी जी जी, उन्होंने पुलिस में लगे, वो सातों को उनको सजा भी होगी, सस्पेंड हो गए बेचारे। जी। वो घूमते फिर रहे हैं। और ये जो मैन सर्टिफिकेट देने वाले वो आजाद हैं, आराम से घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। तो इन्होंने बात सर ये इन्होंने धंधा बना रखा क्या बात ये। है, वो सस्पेंड भी हो गए, उनको सजा भी होगी, जिन्होंने सर्टिफिकेट बनाए बेचे उनको कुछ नहीं। उनको कुछ ही नहीं हुआ, वो अपने प्रभाव से। आप दिल्ली जो मुखर्जी थाना है उसमें मालूम करिए आप, इनके खिलाफ अभी भी FIR लॉज है और वो जांच चल रही है उस पर। तो ये जनार्दन जी पावरफुल है, तो उनके अप्रोच से वो काम चल रहा है, दबा रखा है उनको। लेकिन सर वो तो सच्चाई तो सामने आएगी। और मैं समझता हूँ कि कितने खिलाड़ियों को इन्होंने दिए होंगे। मुझे तो सर इस बात की बहुत बड़ी वो आश्चर्य हो रहा है कि इन्होंने कई उनको ऐसे फर्जी सर्टिफिकेट दिए होंगे कि जो कभी कबड्डी के बारे में कहीं नहीं जानते, किसी को प्रमोशन के लिए, किसी क्या लिए, किसी के लिए। खैर मैं वो ज्यादा डीप में, आप जानते हो बहुत डीप में जाओगे तो बहुत कुछ निकलेगा इसमें। तो मतलब इसकी जांच होनी चाहिए सर इनकी। जो ये हरियाणा के खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं, जयपुर से खेल रहे हैं, राजस्थान से खेल रहे हैं, क्या मतलब है इनका सर? क्यों खिला रहे हो आप? अलग जिले का एड्रेस, यहाँ का क्यों एड्रेस दे रहे हो आप? भीलवाड़ा क्यों एड्रेस दे रहे हो? अजमेर का क्यों दे रहे हो? या पुरानी बस्ती जयपुरा क्यों दे रहे हो आप? क्या है ये? अजीत सिंह, मैं मानता हूँ, मैं खिलाड़ियों का रेस्पेक्ट करता हूँ, दीपक हुड्डा, जसवीर, वजीर, ये नितिन मदने, मोहित चिल्लर, सारे बड़े खिलाड़ी हैं, दिनेश कुमार। लेकिन सारे यहाँ 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 हमारे राजस्थान के अंदर खेला जी का बाड़ा है, जो कोई आके खेल जाओ और इंडिया टीम में चले जाओ, गोल्ड मेडल जीत लो। राजस्थानी खिलाड़ी होते रहे बेचारे, उनको कोई पूछता नहीं। उनको जयपुर टीम में नहीं खेलने दे रहे हो आप, बाहर से खिला रहे हो, माल कमा रहे हो, मजे कर रहे हो। तो सर ये बहुत अन्याय हो रहा है सर। मैं तो इसके बहुत खिलाफ हूँ और मैं खिलाफ मरते दम तक मैं खिलाड़ियों के लिए लड़ूंगा, ये मेरा वचन है। क्योंकि मैं अन्याय के खिलाफ शुरू से रहा हूँ, चाहे वो कोई हो, जनार्दन जी हो, चाहे और कोई भी हो। और सत्य के लिए मैं, सच्चाई की मेरी जीत जरूर होगी, और लेकिन उसमें टाइम लग रहा है। सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता सर, ये मेरा वचन है। हीरानंद जी, मैं ये खिलाड़ियों के लिए हमेशा लड़ता रहूंगा। आपकी लड़ाई या हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति के साथ नहीं है, ये सिस्टम के साथ है, जी, सिस्टम के साथ है। राइट जो सर, सिस्टम है उसके सिस्टम साथ के, उसको क्लीन करना, वो सिस्टम ऐसा हो बिल्कुल। जो खिलाड़ियों के लिए हो, वो सिस्टम ऐसा हो जो प्लेयरों कोचेज के लिए हो, सबके लिए बराबर हो। जो डिजर्व करता है वो उसमें जरूर आना चाहिए, कोई सिफारिश नहीं होनी चाहिए, कोई पैसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार के अगेंस्ट लड़ाई है, किसी आदमी के साथ लड़ाई नहीं है। बिल्कुल सर, आप आप सही कह रहे हो। हमारे कोई, जनार्दन से हमारी कोई लड़ाई नहीं, ना हमारी पहले लड़ाई। इन्होंने जो सिस्टम अडॉप्ट किया सर, इन्होंने गलत ट्रैक पे चले गए। आप 400 मीटर ट्रैक पे दौड़ रहे हो और आप फर्स्ट लाइन में दौड़ रहे हो, आप लास्ट लाइन में चले गए सर, एंड लाइन में चले गए। आप तो एंड लाइन में जाओगे तो उसका नतीजा तो आप तो बैक होंगे सर। आउट हो जाओगे ना। हाँ तो वही स्थिति है सर इनकी। इन्होंने ऐसे लोगों का सिस्टम बनाया, 2 3 4 लोग ऐसे इनके क्लोज आ गए, तो इनके कान भर दिए। और मेरे समझ में नहीं बेटी, इतने बड़े आदमी और इतना ब्रॉडमैन रखने वाले, ये 45 साल से कबड्डी पे कर रहे हैं, सारा देख रहे हैं, इतनी नॉलेज है, जी। उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि इन्होंने कैसे उन्होंने इनको इन पर जादू किया। मैं तो समझता हूँ काला जादू किया। और वो उसका परिणाम देख रहे हो।
आज क्यों नौबत आ रही है? हमको जनार्दन जी खिलाफ थोड़े, हम तो इनके सिस्टम के खिलाफ है, इनकी कार्य प्रणाली के खिलाफ है, इनकी जो मोनोपोली है, इनकी जो दादागिरी है, इनका जो भ्रष्टाचार है, इनका जो षड्यंत्र है, इनकी जो ब्लैकमेलिंग है, उनके खिलाफ है सर हम। और हम तो खिलाड़ी जो है बेचारे हिंदुस्तानी खिलाड़ी ज्यादा से ज्यादा, हमारा कबड्डी तो मेजर गेम था, एशियन गेम में हार गए, बताओ। हमारे लड़के एशियन गेम में ब्रॉन्ज मेडल, हिंदुस्तान की कबड्डी, हिंदुस्तान का गेम, उसके अंदर आप ब्रॉन्ज मेडल ला रहे हैं, कोरिया से हार रहे हैं हम। कभी नहीं आ सकते कोरिया सर, मैं विश्वास दिलाता हूँ हिंदुस्तान के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं, हिंदुस्तान की टीम कबड्डी में कभी भी नहीं हार सकती, ना ओलंपिक में हार सकती, ना एशियन गेम में हार सकती, ना वर्ल्ड कप में हार सकती। ऐसे बहुत खिलाड़ी पड़े, लेकिन उनको मौका, प्लेटफॉर्म बेचारे गरीब परिवार के होते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता है। और ये हरियाणा का है, जो इन्होंने जो एयरफोर्स के 2-3 उनके कोच हैं, जो उन्होंने ये आडंबर पूरा इन्होंने व्यूज ना बना रखी है, तो सारे वही वही मैनेज करते हैं, सारा वही खिलाते हैं, जैसे 6-7-8-9 भी हरियाणा खेलते हैं बाकी। तो ये बहुत बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि कबड्डी के लिए बहुत अच्छा नहीं है सर, आने वाले जो हमारा टैलेंट है उसके लिए भी अच्छा नहीं, अच्छा संकेत नहीं अभी है। आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या कहना चाहते हो लोगों को, या बच्चों को, या लोग जो इस सिस्टम के साथ है, आप क्या कहना चाहते हो? मैं इस सिस्टम के साथ है उनसे ये कहना चाहूंगा कि आप मिलके सारे आवाज उठाएं, जो ये अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं, उसके साथ आप चुपचाप बैठ के आंख बंद करके, और आप बैठे नींद ले रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, तो उनको उनको तो मैं कहना चाहूंगा, हमारे लोग हैं जो कबड्डी से जुड़े हैं, उनको कि आप आगे आओ और इस कबड्डी को बचाओ, क्योंकि हमारा जो हिंदुस्तान का प्रिय खेल है, जो माटी का हमारा धरती का जो प्रिय खेल है, जी। वो जमीन पे जा रहा है। प्रो कबड्डी आने से कोई खिलाड़ी मोटिवेट, इसमें खिलाड़ी आगे थोड़ी निकल रहे हैं सर, जो टैलेंट पहले था, आज था, आज के जो ये तो एक ड्रामा सा है। प्रो लीग के अंदर जो खिलाड़ी जो टीवी में खेलते हैं उसको फास्ट कर दिया, और इससे उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो सिस्टम को सही करने के लिए आपको आगे आना होगा, लड़ना होगा, आवाज उठानी होगी। और जो हमारे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारे सीनियर खिलाड़ी हैं उनसे भी ये कहना चाहूंगा कि आपके साथ यदि अन्याय हो और आप टॉप खेल रहे हैं और आप को टीम में सिलेक्शन नहीं हो रहा, तो आप बोलिए, आप मुख्यमंत्री के पास जाइए, प्रधानमंत्री जी के पास जाइए, खेल मंत्री जी के पास जाइए, जो सीनियर प्लेयर है उनके पास जाइए, सीनियर खिलाड़ियों को उनकी मदद करनी चाहिए कि ये टैलेंट है, इसको आप क्यों काट रहे हो? आप बोलते क्यों नहीं? उन खिलाड़ियों को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि मेरा गेम में ट्रायल दोबारा में ट्रायल लीजिए, आप मेरे कैसे काटा? सर ये डरते खिलाड़ी हैं, जब प्लेयर डरते हैं। नहीं, प्लेयर सर डरेंगे तो सर काम नहीं चलेगा ना, आपको बोलना तो पड़ेगा सर। फेडरेशन है तो फेडरेशन की दादागिरी थोड़ी चलेगी सर, इसमें जो टैलेंट है, आप टैलेंट को मार रहे हो। ये तो बड़ी मुश्किल से प्लेयर तैयार होता है बेचारा, उस लेवल तक पहुंचता है, और आप उसको बाहर कर देते हो। तो सर ये सिस्टम है, इस सिस्टम को सुधारना होगा, इसमें ज्यादा इसमें खिलाड़ियों को भी बोलना होगा इसमें। और जो हमारे जो एसोसिएशन के जो सीनियर प्लेयर्स हैं, जो इंटरनेशनल हैं, जो अर्जुन अवार्डी हैं, जी। पर अर्जुन अवार्ड तो ऐसे क्या बताऊं सर मैं आपको सारे अर्जुन अवार्डी जनार्दन जी जिसको चाहे उसको दिला दिया। तो ये बहुत, मतलब मैं समझता हूँ कि इनको अवार्ड की जो गरिमा है उसको आप खत्म कर रहे हैं। एक गुरु द्रोणाचार्य बहुत बड़ा अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड बहुत बड़ा देश का प्रतिष्ठित अवार्ड है, तो ये अवार्ड है, तो उसको दिला दिया, कभी उसको दिला दिया, कभी उसको दिला दिया। अब उनके उनके चहेते को नहीं मिला, मेरे को ब्लैकमेल करने के लिए मेरे को षड्यंत्र घुसा दिया, मेरा अवार्ड रुका दिया। मेरे क्या फर्क, मैंने तो अप्लाई भी नहीं करा था। और मेरे को तो सागर मस्जिद आयल जो गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड, उन्होंने कहा कि यार तू अप्लाई कर दे, और तुझे तेरी ग्रास रूट से तेरी लड़की खेली है एशियन कोर्ट में, तो अप्लाई करते वैसे मैंने तो वैसे अप्लाई अप्लाई कर दिया। और उसका देखो सर, उसका नतीजा जो इन्होंने जो बनाया, जो उसका कचूमर निकाला। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य, मैं कहता हूँ गुरु द्रोणाचार्य जी, इनको उन्होंने अपने धनुष और तीर कमान उठा रखे हैं, और एक एक को चुन चुन के मार रहे हैं, उनको छोड़ेंगे नहीं सर। वो गुरु द्रोणाचार्य जी, इनको किसी को भी नहीं बख्शेंगे, जो भी षड्यंत्र में शामिल है, कबड्डी को बर्बाद कर रहे हैं, उनको वो छोड़ेंगे नहीं, ये कहना चाहूंगा। चलो, मेरी भी ये कामना है जी, जो आपका वोट रह गया है, अगर जब तक ये सांस है, मेरी भी ये कामना है को आपको मिले, आप डिजर्व करते हो। और वो और जो खिलाड़ी हैं, जो कोचेज हैं, उनका जो भी रह रहा है, जो डिजर्व नहीं किए, उनको वो प्राप्त हो, अच्छी कमेटी आए और आगे से अच्छे काम हो। और मेरा ये भी मानना है हीरान जी की भी, इकट्ठे होके एक साथ चल के जो हम मंजिल तय कर सकते हैं, वो अलग अलग होके मंजिल तय नहीं कर सकते, उसमें मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी। तो इससे अच्छा है आप एक दूसरे के साथ बैठ के बात करके, तो उनकी तकलीफ दूर करके, तो एक मुठ होके चले, साथ साथ चले,
तब कबड्डी का विकास हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात की सर, ये मेरा भी यही है कि लड़ने से तो कोई फायदा इसमें है नहीं। अब आज जो स्थिति देख रहे हैं, कोर्ट कैसे चल रहे हैं, पैसा भी लग रहा है उसमें, पैसा ऐसा नहीं कि पैसा पैसा लग नहीं रहा लगता है, कोर्ट में। पैसा वकीलों को जा रहा है। समय खराब हो रहा है, जी, टाइम खराब हो रहा है, बिल्कुल ठीक। लड़ाई चल रही है। लड़ाई कब तक चलेगी, क्या होगा, खेल का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने कबड्डी का। अब प्रो कबड्डी लीग आने से ही थोड़ा टीवी के अंदर साफ सांस हो रहा है। ये जो इनका जो प्रो कबड्डी अच्छी बात है, चलो ये ललित मोदी जी की देन है कि जिनके टाइम में आईपीएल शुरू हुई, और उनकी मैं मानता हूँ कि उनके बाद के अंदर सारे गेमों के अंदर ये लीग आई, लीग में जो है तो अच्छी बात है कि हमारे खिलाड़ी को मौका मिल रहा है, प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो अच्छी बात है। चलो छोड़ो, उसके बारे में डीप में ज्यादा मैं नहीं जाना चाहूंगा। उसमें भी कई बातें हैं जो आप अंदर जाओगे तो उसमें भी बहुत बड़े खुलासे होंगे। तो ये तो भ्रष्ट, मतलब इन्होंने एक भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा, तो ये अड्डा खत्म होना चाहिए। हमारे कोई जनार्दन से कोई व्यक्ति लड़ाई है नहीं, उनसे कोई दुश्मनी है नहीं। मैं तो उनका सबसे प्यारा स्टूडेंट रहा हूँ उनका, तो और मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। और जब भी उन्होंने मैंने कोई कहा वो काम किया, लेकिन उन्होंने गलत लोगों के हाथों में जाके और ऐसा षड्यंत्र रहता है, उस षड्यंत्र का परिणाम आप देख रहे हो। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा सर कि आप एक ग्रेट मैन है, जिन्होंने कबड्डी के लिए लोगों को जोड़ने के लिए और इतनी मतलब पॉजिटिव बात करते हैं। सबसे मजे की बात ये है कि आप हमेशा कबड्डी के विकास की बात करते हैं, साथ चलने की बात करते हैं। बिल्कुल सही कर रहे हो आप। आप जैसे लोग कम है सर, दूसरी तरफ ट्रैक पे ले जाने वाले, 8वीं लाइन पे ले जाने वाले ज्यादा है, हो गया, फर्स्ट लाइन में नहीं चल हो रही। गया। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा हीरानंद जी, कुछ नहीं रखा उसमें। आपका क्या बोलते हैं, जो माइंड तुल खराब होता है, तो आप अच्छी तरह सोच नहीं पाते। आप जी देखिए, सर। आपको कोर्ट की चिंता है, पैसे की चिंता है, पैसा देना है, क्या बोलते हैं, प्रूफ ढूंढने हैं, और यही उनको चिंता होगी। तो क्यों ना बैठ के एक मसला हल करिए। आपकी प्रॉब्लम क्या है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व। हर प्रॉब्लम का हल है हीरानंद जी, हर प्रॉब्लम का हल है, लेकिन हमें अपनी ईगो ईगो त्यागनी होगी। राइट सर। ईगो त्यागनी सर होगी। Yes. आप किसी को ब्लैकमेल करके, षड्यंत्र रच के आप 5 दिन 10 दिन महीना 2 महीना खुश रह सकते हैं, लेकिन सर सच्चाई तो उसमें निकल के आएगी कि क्या बाहर सच्चाई आएगी, थी। ये मेरा मानना है। मैं तो भगवान का तो ये ऐसा काम ही क्यों करते हैं कि इनको आज इस धरातल पे पहुंचे? इन्होंने ऐसा काम ही क्यों किया? ऐसे लोगों को क्यों एंट्री दी? अभी भी वही 3-4 लोग जो मैंने बताया आपको, वही सारा काम कर रहे हैं, जो पुलिस अधिकारी महोदय इनके साथ जुड़े हुए हैं। उनका खेलों से कोई लेना देना नहीं है। जी। उनको वो जनार्दन जी को ज्ञान देते रहते हैं, इसको काट दो, इसको ले लो, इसको इनको लड़ा दो और अपना काम। वो कबड्डी पे कब्जा करना चाह रहा है सर। जो पुलिस अधिकारी महोदय है जो जुड़े हैं इनसे, वो सबको लड़ा के, वो देखे जनार्दन जी तो उनकी काफी एज हो गई और अब रिटायर होने वाले हैं, तो वो सबको लड़ा के खुद उस पे अपना कब्जा जमाना चाहते हैं। तो ये मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, ऐसे लोगों से आप दूर रहें दूर रहे, जो बिल्कुल ठीक। और जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, जो एक दूसरे को षड्यंत्र में शुरू से जिनकी ब्लैकमेलिंग रही है, तो उनसे दूर रहना चाहिए। जनार्दन जी तो संजीदा आदमी, उनको दूर रहना चाहिए, लोगों को दूर कर देना। अभी भी समय है सर कि उनको दूर कर देना चाहिए, जो भी गलत लोग है उनको हटा देना चाहिए। तो ये मेरी तो देखो, ऐसा है, क्या बोलते हैं, ढूंढने से भगवान भी मिल जाता है। तो अगर हम इसका हल ढूंढेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इसके हल पे नहीं पहुंच सकते। मैं भी कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश कीजिए, तो इसको हम कुछ इसका हल निकाल सकें, जो कबड्डी में पीस आए। वन स्पिरिट, वन स्पिरिट, वन विजन, वन कबड्डी। एक ही लक्ष्य है, एक ही सोच होनी चाहिए, एक ही लक्ष्य होना चाहिए, कबड्डी। कबड्डी को आगे कैसे लेके जाना है। तो राइट सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज टाइम दिया है, और ये जो आपने बातें कही है, मैं सोचता हूँ कि सबके लिए बहुत वैल्यूएबल है। लोगों को नहीं पता कि कबड्डी में अभी क्या हो रहा है। तो जैसे आपने कहा, हम लोग कबड्डी के दुश्मन नहीं हैं, कबड्डी के लवर हैं। हम चाहते हैं हमारी कबड्डी लोग खेलें, बच्चे खेलें, ना कि मायूस होके इसको छोड़ जाएं या घर बैठ जाएं। अगर किसी प्लेयर को मौका नहीं मिलेगा, वो घर बैठ जाएगा, कबड्डी छोड़ देगा। हम चाहते हैं कबड्डी सारी दुनिया खेले और एक दिन क्रिकेट से भी आगे जाए। तो राइट आज के सर। लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ धन्यवाद। आपका कि बहुत आपने मेरे को बहुत बहुत मेहरबानी, मंच सच। पे आपने बुलाया। धन्यवाद। जय हिंद। कि आप जैसे शक्ति से मिलकर मुझे बहुत खुशी होती है, मजा आता है कि आप कबड्डी के लिए इतना डेवलप कर मन रहे हैं।
मन खुश हो गया। तो आप करते हो। जब मैं वीवो कबड्डी में आपकी में आया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था बेटियों को खेलते देखते कि सर आपने सारा काम पैसा किया। जेब से लगाया सर हमने। आपको हमने कितनी कौन। चुनौती मिली, आपको कितनी चुनौती मिली, कितना कुछ हुआ, लेकिन आपने छोड़ा नहीं है, करके छोड़ा उसको और जी सर, फाइनल राइट। मकाम पर जाके छोड़ा। बहुत अच्छा लगा सच। थैंक यू थैंक सर, यू। बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू आपको। जी। गुड सैल्यूट नाइट। आपको सर। गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सर। नाइट। हाँ, तो ये थे हीरानंद कटारिया जी। और आपने उनकी ज़बानी, उनकी दास्तां सुनी और आपने ये भी देखा कि कबड्डी में क्या क्या उनके साथ हुआ, अभी कबड्डी में क्या चल रहा है। तो हमारा जो मकसद किसी से पूछना या इंटरव्यू करना ये नहीं है कि किसी के खिलाफ बातें करनी या किसी के खिलाफ कुछ कहना, लेकिन जो सच्चाई है, सच्चाई को बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। कि जब तक सच्चाई बाहर नहीं आएगी तो आप लोगों को सिस्टम का पता नहीं चलेगा। हमारा मेन मकसद यही है कि लोग कबड्डी खेलें, बच्चे कबड्डी खेलें, कबड्डी से मायूस होके इसको छोड़ के ना चले जाएं। क्यों, जब बच्चे को मौका नहीं मिलता, सारी उम्र वो मेहनत करता है तो वो कबड्डी को छोड़ देता है। और बहुत से ऐसे किस्से हैं। आज आपको हीरानंद जी ने बताया कि उनको कैसे जरूरत पड़ी जयपुर में, जहाँ जनार्दन सिंह गहलोत जी रहते हैं, उनका सिटी है और यहाँ कबड्डी का ऑफिस है, और वहाँ उस सिटी में उनके खिलाफ केस करके या लड़ाई करने की कोर्ट में क्या जरूरत थी। तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अगर हम सब लोग ये कोशिश करें कि एक टेबल पे बैठ के एक दूसरे के साथ बात करें, और बात से ही हल होगा, बात से ही मसला सुलझेगा। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि उनके बिना ये नहीं हो सकता, वो नहीं चाहते, मुझे नहीं चाहते, इनको नहीं चाहते, ये नहीं है। आप मुझे चाहते हो या नहीं, मैं आपको चाहता हूँ या नहीं, लेकिन हम सब कबड्डी चाहते हैं। सो कबड्डी के लिए कम से कम अपनी ईगो, जो अपना अहंकार है, उसको त्यागो और कबड्डी के लिए एक मंच पे आओ। सब एक मंच पे इकट्ठे होके इस कबड्डी को आगे लेके जाएं। किसी को नीचा दिखाना, किसी को ऊपर दिखाना, किसी के ऊपर उंगली करना, कोई पैसा खर्चा है, किसी ने पैसा नहीं खर्चा है, कोई पैसा लगा रहा है। अरे भाई, कौन लगाता है कौन नहीं ये उसको पता है, लेकिन कम से कम इतना तो कर लो, अपनी कबड्डी के लिए एक मुठ होके, एकजुट होके इसमें साथ दो। नहीं तो ये कबड्डी का हाल ऐसे होगा जैसे एक माला बिखर जाती है। जब माला बिखरती है तो मोती बिखर जाते हैं। सो प्लीज, इससे पहले अगर ऐसा हो, हम सब जतन करें, एक मुठ होके एक मंच पे मीटिंग करें और सबकी मुश्किलें दूर करके एक कमेटी हो, एक कबड्डी हो। सो आज के लिए इतना ही काफी। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा या किसी के लिए कुछ बुरे शब्द कहे जा चुके हैं, हमने नहीं कहे, लेकिन आप सोचते हो, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और हीरानंद जी की तरफ से भी माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। भूलना नहीं प्लीज़, आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आपके लिए है और हम लोग इसका कोई पैसा नहीं ले रहे, ये आपके लिए है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। जो इंफॉर्मेशन आपको इस चैनल से मिल सकती है आपको कहीं नहीं मिल सकती। सो प्लीज़ देखते रहिए कबड्डी को। नमस्ते।